हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है 9.3 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि 5 नंबर में आ जाए, क्योंकि व्यापक हल और जो विशिष्ट हल होता है वो बोर्ड एग्जाम में निकालने के लिए आता ही आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हम सीखने वाले हैं टॉपिक वह प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है, जिनकी कोटि भी एक है और घात भी एक है। आपके सिलेबस में प्रथम कोटि और प्रथम घात ही है, लेकिन बोलोगे कि सर अगर द्वितीय कोटि होता, घात 2 या 3 होता, क्या इसका हल नहीं होता? इसका भी हल होता है, लेकिन वो अब नहीं सीखोगे, वो आप सीखोगे बीटेक में, बीएससी मैथमेटिक्स में, सेकेंड ईयर में। ठीक है, अभी नहीं सीखोगे, वो फ्यूचर में सीखोगे, ठीक, हायर एजुकेशन में। तो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की ना कई सारी विधियां हैं। जो पहली विधि आज हम सीखने वाले हैं उसका नाम है पृथक्कीकरण चर वाले अवकल समीकरण। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल। मतलब इसका मतलब इसमें क्या होता है ना कि x वाले को एक तरफ रखो, y वाले को एक तरफ रखो। मतलब एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ रखना होता है और फिर जाके इसको हल करना होता है। अभी इसके बाद जो हम सीखेंगे समघाती अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। रैखिक अवकल समीकरण हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया, इसके बाद समघाती आएगा और ये आते हैं बड़े नंबर में, 5 नंबर में, 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये कैसे होता है इसको प्रश्नों की मदद से हम सीख सकते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन ये 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, 2 नंबर से बड़े नंबर में भी आ रखा है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, पृथक्कीकरण मेथड है ना, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब x वाले को एक तरफ करना है, y वाले को एक तरफ करना है। ये y है, ये x है। तो इस अवकल समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो मेरे भाइयों, ये dy है, ये बट्टे का dx इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में। यहाँ क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, और ये बट्टे का dx इधर आके क्या हो गया, गुणे में लग गया। ठीक है, y वाला एक तरफ हो गया, x वाला एक तरफ हो गया। इसे ही बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल पृथक्कीकरण विधि, इसे ही कहा जाता है। अब हमें y का मान निकालना है, हल निकालना है ना। dy का मतलब y, हमें हल बताना है इस अवकल समीकरण का। तो जब भी dy से y निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, देखो मेरे भाइयों, ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान होगी, ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आपको समाकलन आती है। अब जिस बच्चे को समाकलन नहीं आती, सोचा भाई 7वां चैप्टर छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, 8वां पढ़ लेता हूँ, 9वां पढ़ लेता हूँ, होगा ही नहीं तुमसे भाई। बिना 7वें चैप्टर के 8वां 9वां तुम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। ये भी समाकलन का चिन्ह इधर लगा दिया और इधर भी समाकलन का चिन्ह हम लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो dy का समाकलन क्या होता है, y होता है। अब इसका समाकलन का कोई सूत्र है नहीं है, तो इसको हम फॉर्मूले से खोलेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2। ठीक है, ये होता है ना हमारा। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10। तो हमारे पास बचा y बराबर 10 स्क्वायर एक्स बट्टे 2 dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हल किया, ये आ गया। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, 10 स्क्वायर का सीधे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, सीधे इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। हमें क्या करना होता है, इनको खोलना पड़ता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। तो ये सूत्र यहाँ पर लगा देंगे,
ये सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस K1, बाहर से क्या है dx। तो शेक स्क्वायर, अरे यार थीटा लिख दिया है, एक्स लिखना है, सॉरी यहाँ पर x आएगा। तो शेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है 10x, 10x की जगह पे क्या x बट्टे 2, और समाकलन में क्या होता है जो भी x का गुणज है, x का गुणज यहाँ पर क्या है 1/2, वो भाग में लग जाता है। ठीक, अवकलज में गुणा में होता है और समाकलन में भाग में आता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का होता है x, इंटीग्रेशन खत्म, क्या जोड़ देंगे, समाकलन नियतांक c जोड़ देंगे। ये बट्टे का है, ऊपर आ जाएगा गुणे में, तो y बराबर हो जाएगा 2 10 x बट्टे 2 माइनस x प्लस c। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, व्यापक हल। ये हमें हमारा क्या मिलेगा, व्यापक हल, आंसर। देखो व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है, मैंने सीधा सिंपल इससे पहले वाले प्रश्नावली में बताया था। जिस भी अवकल समीकरण में कांस्टेंट अगर जुड़ के रह जा रहा है तो व्यापक हल है। जब हम कांस्टेंट को हटा देते हैं, कांस्टेंट हटाने के लिए प्रश्न में कुछ ना कुछ शर्त दी होगी, जैसे अभी हम करोगे इस प्रश्नावली का जो 11 क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, उसमें आपको विशिष्ट हल निकालना है। मतलब कुछ कंडीशन दी होगी, उन कंडीशन का पालन करेंगे, सी का मान निकाल के फिर रख देना होता है। सी जब हट जाता है तो जो हमें हल मिलता है उस हल को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। तो अभी ये जो हल आया है क्योंकि प्लस सी है तो ये हमारा क्या है, व्यापक हल है। और यहाँ लिखना मत भूलना, जहां सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या मेथड होता है कि भैया y वाले को एक तरफ लेना है, x वाले को एक तरफ लेना है, उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है, और फिर बाकी पूरा बन जाएगा चैप्टर नंबर 7। अब हमने यहाँ तक क्या किया, हमने समाकलन ही तो किया। समाकलन आपने चैप्टर नंबर 7 में पूरा सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा है तो पहले सीखिए, फिर इनको पढ़िए। बिना 7वें चैप्टर के मेरे भाइयों और मेरे बहनों यह चैप्टर हो ही नहीं सकता। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा समाकलन बिना समाकलन के ये हो जाएगा, बेड़ा पार, नहीं होगा। अभी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। फ्यूचर में जब आप बीएससी बीटेक मैथमेटिक्स में जाओगे ना, तो वहाँ पर अवकलज और समाकलन चाहिए ही चाहिए, हर जगह चाहिए होगा। तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी नहीं आगे के लिए भी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी ये जो प्रश्न है ये तो आसान है, ये 1-1, 2-2 नंबर में ही आते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, देखो ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, गुणे का इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये जो दिया गया अवकल समीकरण है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये गुणे का है, इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, और ये बट्टे का इधर आके क्या आ गया, गुणे का आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए आप लोग, नहीं हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ डी वाई बट्टे में 4 को लिख सकता हूँ मैं, 2 का वर्ग और ये वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये फॉर्मूला बना है, अब ये क्या बन गया मेरे भाइयों, फॉर्मूला बना है। कौन सा फॉर्मूला, dx बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। सूत्र सही लगाया ना मैंने, ये सूत्र होता है। अब लगा दो भाई, y x के जगह पे y है और a के जगह पे क्या है, 2 है, सूत्र में रख दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पे y है और a की जगह पे 2 है। ठीक है, और dx कंडीशन क्या हो जाएगा x, और यहाँ हम c जोड़ देते हैं। c हमारा समाकलन नियतांक है।
ठीक है, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो y/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x + c, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बट्टे का 2 इधर गुणे में ले जाओ, ये हमें 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 हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हल हो सकता है। ये क्वेश्चन रैखिक अवकल समीकरण भी है, ठीक है, जो कि अभी मतलब इस प्रश्नावली में नहीं है। रैखिक अवकल समीकरण आप 9.5 में पढ़ोगे, तो अभी तो हम 9.3 पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जब आप सारी चीजें पढ़ लोगे ना मेरे भाइयों, आप एक एक प्रश्न को 2-2 तरीकों से कर पाओगे, 2-2 तरीकों से। एक समाकलन का क्वेश्चन 2 से 3 तरीकों से किया जा सकता है। अब आपकी चॉइस होगी कि कौन सा विधि आपको अच्छे से आता है, कौन सा क्वेश्चन जल्दी सरल हो रहा है, वो आपको करना है, ठीक है। ये रैखिक अवकल समीकरण से भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो अवकल समीकरण में दिया हुआ है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, dy/dx, और ये प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का y, ठीक है। अब देखिए, ये गुणे का इधर के बट्टे में आ गया, और ये बट्टे का इधर आके क्या हो गया, गुणे का हो गया। कोई दिक्कत, y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ ले लिया। अब यहाँ क्या करना होता है, अगले स्टेप में दोनों तरफ समाकलन करना होता है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जैसे ही समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy 1 - y, और ये हो जाएगा dx। देखो ये रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, और dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। आप जानते हैं ना, dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ये फॉर्मूले वगैरह मैं नहीं लिखाऊंगा मेरे भाई, ये आपको याद होना चाहिए, 7वें चैप्टर में है ये सब। अभी हम 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये मत सोचना कि मैं फॉर्मूले लिखाने लग जाऊंगा हर बार। फॉर्मूले याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अगर सोच रहे हो कि मैं अभी नहीं, आज नहीं याद नहीं करूंगा, मैं पेपर से पहले याद करूंगा, मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ, पेपर भी खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे। आज नहीं तो कभी नहीं, ये अपने मन में बात रख लेना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 - y, और y का जो गुणज है माइनस वो सामने आ जाएगा, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब मैं जानबूझकर इंटीग्रेशन, देखो अपने सुविधा के अनुसार समाकलन नियतांक तुम कुछ भी जोड़ सकते हो, तो मैं अपने सुविधा के अनुसार मैं यहाँ पर log c जोड़ रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं मुझसे, मैं अगर यहाँ पर आंसर छोड़ रहा हूँ तो वो आंसर मिलाते हैं एनसीईआरटी से। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मिलाना जरूरी नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चनों में सोल्यूशन देखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा जाता है। तुम सोच रहे हो कि जो आंसर एनसीईआरटी में है वही सही है, सर जो वहाँ तक छोड़ रहे हो वो गलत है। नहीं मेरे भाई, तुम जब बोर्ड एग्जाम बैठोगे तो कोई आंसर शीट नहीं होगी तुम्हारे पास, तुम्हें एक सेल्फ बिलीव होगा कि ये प्रश्न मुझे दिया गया है, मैंने सारे स्टेप सही किए हैं, मैंने सारे फॉर्मूले सही लगाए हैं, तो मेरा उत्तर भी सही है। ऐसा होता है ना, तुम्हारे पास कोई उत्तर पुस्तिका होती है क्या बाहर से, कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मिला रहे हो मेरा सही है गलत है, ऐसा होता है? नहीं होता है। अब एनसीईआरटी से मैथ्स कर आंसर एकदम मिलाना होगा तो क्वेश्चन के सोल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप रट के जाना पड़ेगा तुम्हें, कि भाई इसके बाद ऐसे ही करना है, ऐसे ही करोगे तो ही वैसा आएगा, और इस चक्कर में जाओगे तो गलत हो जाएगा। इन प्रश्नावली में बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है एनसीईआरटी से, तो भाई ये चीज होती है, मैच होगा नहीं। अगर मैच करना है ना तो एकदम स्टेप्स को रट के जाना पड़ेगा, फिर रट के करोगे कि भाई जैसे ये log c को मैं इधर जोड़ दूं, इधर ना जोड़ के इधर जोड़ दूं, तो आंसर अलग ही हो जाएगा ना मेरे भाई। अगर मैं log c को इधर जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सोल्यूशन गलत हो गया, गलत नहीं है। इस log c को मैं अगर यहाँ भी जोड़ू ना तो भी सही है, यहाँ भी जोड़ रहा हूँ तो भी सही है,
लेकिन अगर इधर जोड़ूंगा तो एनसीईआरटी वाला आंसर मैच होगा ही नहीं। तो क्या गलत है मेरा आंसर? नहीं, गलत नहीं है। ये चीज़ जान लो आप। बार बार बच्चे मेरा दिमाग खा देते कि सर आपका आंसर गलत है, गलत है। बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पे। तो माइनस के लॉग 1 - y माइनस के लॉग सी, इधर हो गए x। ठीक है, एक काम करते हैं, लॉग सी को इधर ही जोड़ देते हैं। ठीक है, लॉग सी को ये जो प्लस का ना इधर ही जोड़ के रखते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं जोड़ते हैं, इधर ही जोड़ते हैं। ओके, अब देखो आपको सूत्र तो मालूम ही होगा, log m माइनस एन। सूत्र क्या होता है? log m माइनस log n क्या होता है? log m बट्टा n। तो यहां से क्या हो जाएगा, m की जगह पे क्या है c, log c बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस के y, और इधर हमारे पास है x। ठीक, दोनों तरफ x log लेंगे, एंटी log लेंगे, तो ये यहां से तो log हट जाएगा और ये आ जाएगा e की पावर में एंटी log लेने पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में लेने पर ना, क्योंकि आप जानते हैं e की पावर में log x क्या होता है, ओनली x के बराबर होता है। एंटी log ले रहे हैं तो ये चीज log हटेगी तो ये बचेगा और ये e की पावर में आ जाता है। ठीक है, देखो c ये चीज और ये बट्टे का इधर क्या आ गया गुणे में। अब देखो ना, अब क्या होगा, y का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा और ये प्लस का इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। अब अगर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो शायद मैच ना भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सही नहीं किया, गलत किया है। तुम अगर अपने स्कूल के टीचर को दिखा दो कि सर ये गलत है क्या, हालांकि मेरा आंसर आई थिंक एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा है ना, y बराबर 1 माइनस, आ तो गया यार, मैंने सोचा आएगा नहीं लेकिन आ गया। ठीक है, देख लेना, ये आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, फिर भी हल्का फुल्का मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये आंसर सही है, गलत नहीं है मेरे भाई। तुम सोचोगे सर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है एनसीईआरटी से, मैं एनसीईआरटी से आंसर मैच करने के लिए स्टेप्स को रटने पड़ेंगे। तुम रट के जाओगे क्या? कितने क्वेश्चन रट लोगे मुझे बता दो। तो ये माइंडसेट दिमाग से निकाल दो कि सर मैच नहीं कर रहा है एनसीईआरटी से। इस टाइप के आंसर मैच करना जरूरी नहीं है। इस टाइप में क्या होता है कि प्रोसेस सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। तो दिया गया अवकल समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो मैं लिख सकता हूं इसको शेक स्क्वायर एक्स 10y dx, और ये जो प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, शेक स्क्वायर y 10x dy। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x वाले को एक तरफ रखना है और y वाले को एक तरफ। यहाँ x दिख रहा है तो यह शेक स्क्वायर एक्स dx, और x वाले गुणे के इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। यहाँ y दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या है शेक स्क्वायर y, और ये जो 10y गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। दोनों सेम टू सेम ही है, एक x में और एक y में है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया हमने, शेक स्क्वायर एक्स dx 10x, माइनस को बाहर ले लो, शेक स्क्वायर y 10y और यह dy। अब आप जानते हैं, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि भैया 10x को मानने से उसका अवकलज ऊपर बैठा है, 10y को मानने से उसका अवकलज ऊपर बैठा बड़ा है कि नहीं? तो करके दिखाते हैं। माना
अगर u को मैं 10x मान लूँ, dx है ना, du बट्टा dx क्या हो जाएगा, 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर x, ये बट्टे के अंदर के क्या हो जाएगा गुणे में dx, तो यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये मान यहाँ रख सकता हूँ, इसको u माना है तो इसको v मान लो, माना v, 10y मान लो, तो dv क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर y dy। ये मान उठाकर अब यहाँ रख दो। ठीक है, इन मानों को उठाकर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या जाएगा du, और इसको हमने माना है u, इसकी जगह पे आ जाएगा dv, और इसको हमने माना है v। du बट्टे u, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log u, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log v। दोनों log में आ रहे हैं तो इंटीग्रल कांस्टेंट जो होता है वो भी हमने log में जोड़ दिया, log c, क्योंकि ये भी log में ये भी log में, तो इसको भी हमने log में जोड़ दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपकी चॉइस है, इस log को आप, ठीक है, इस log को आप यहाँ ना जोड़ के आप इधर भी जोड़ सकते हो, और इस नेगेटिव को यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, इस नेगेटिव को हम यहाँ पे ले सकते हैं, और इंटीग्रल कांस्टेंट मैंने यहाँ जोड़ दिया, दाईं तरफ जोड़ना जरूरी नहीं, मैंने बाईं तरफ जोड़ दिया। अब देखो, आप जानते हैं यहाँ सूत्र बन रहा है log m माइनस n। अच्छा, अब u का मान और v का मान भी तो रखना है, तो देखो ये क्या log m माइनस n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, और ये हमारा log v, इधर भी log है, log एंटी log लेंगे तो log से log हट जाएगा, c बट्टा u, इधर आ जाएगा v। यहाँ सूत्र लगाए ना, log m माइनस n क्या होता है log m अपॉन n, अभी लिखवाया था यहाँ पर सूत्र। ठीक है, ये सूत्र लगा दिया, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से लॉग हट जाएगा, यहाँ से बचेगा c बट्टा u, यहाँ से बचेगा v। अब हम क्या करेंगे, u का मान रखेंगे, u का मान मेरे पास क्या है 10x, और v का मान मेरे पास क्या है 10y, ये उठाकर यहाँ रख दो, तो c बराबर uv है, u का मान है 10x और v का मान है 10y। ये हमें हमारा अवकल समीकरण का हल आराम से मिल जाएगा, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 से 2 नंबर में। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो जो दिया गया अवकल समीकरण है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए की पावर x, ए की पावर माइनस x, इधर हमारा है dy, और ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ए की पावर x, ए की पावर माइनस x dx। ठीक है, यहाँ हमने dy, इधर x दिख रहा है ना, तो x वाले को एक तरफ लेके आओगे, ये गुणेगा, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों। हमने क्या किया, x वाले को एक तरफ रख दिया, y वाले को एक तरफ रख दिया, पृथक्करण विधि लगा रहे हैं हम। अब क्या होगा, हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन करना होता है, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy, और ये हो जाएगा ए की पावर x, ए की पावर माइनस x dx बट्टे में ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x। ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, नीचे वाले को मानने से ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, ए की पावर x का अवकलज ए की पावर x, ए की पावर माइनस x का अवकलज ए की पावर माइनस x, और x का अवकलज माइनस लग जाएगा, तो नीचे वाला मानने से ऊपर वाला मिल रहा है। ठीक है, इसको मान लेंगे, माना t हमारे पास e की पावर x, e की पावर माइनस x को t मान लिया, अवकलज करो x के सापेक्ष, e की पावर x का अवकलज e की पावर x, e की पावर माइनस x का अवकलज e की पावर माइनस x,
एक्स का गुणज क्या है, माइनस का 1, वो यहाँ लग गया। ढंग से लिखेंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस, और ये बट्टे का dx इधर आके क्या हो गया, गुणे में लग गया। ठीक, अब हम ये मान उठाकर यहाँ रख देंगे। देखो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt, नीचे वाले को हमने क्या माना है t, dt बट्टा t, इंटीग्रेशन क्या होगा log t। कई बच्चे log मॉडुलस में t लिखते हैं, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो log t लिखो या log मॉडुलस t लिखो, बात एक ही है। तो c जोड़ देंगे, c हमारा समाकलन नियतांक है। लास्ट में हमें क्या करना है, t का मान रख देना है। t का मान क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल आराम से मिल गया। c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक, जहां c हमारा एक समाकलन नियतांक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है, इसको भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो दिया गया अवकल समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इधर देखो है dy, तो ये y गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बट्टे का dx इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। अब क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है, दोनों तरफ समाकलन, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समाकलन आना चाहिए, यह है dy dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में। यहाँ अगर मैं बताऊँ ये किस फॉर्मूले के रूप में है, यह है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसका सूत्र होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ए की जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स वाई अपॉन 1, ए की जगह पे 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन 1 dx, एक्स होता है एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 3 बट्टे में 3 है ना, n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 शुद्ध लगा दिया हमने, और इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारे पास है टेन इनवर्स y, और इधर है हमारे पास x, x की पावर 3 बट्टा 3 प्लस c। थोड़ा और अगर लिखना चाहो तो ये टेन इनवर्स इधर आके 10 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10, और ये सब आ जाएगा एंगल के अंदर, एक्स क्यूब बट्टा 3 प्लस c। ये हमको हमारा क्या मिल गया, व्यापक समीकरण आराम से मिल गया, व्यापक हल आराम से मिल गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, बस समाकलन आना चाहिए। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ। अच्छा प्रश्न है ये सारे प्रश्न 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ 8 नंबर में कौन से इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें पूछा गया है विशिष्ट हल। देखो विशिष्ट हल में हमेशा कंडीशन दिया गया होगा, x बराबर कुछ y बराबर कुछ, तो ऐसे प्रश्न आते हैं 8 नंबर में। ये क्वेश्चन 8 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर में इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों में हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। चलिए इसको करते हैं। तो ये जो अवकल समीकरण है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये है y log y dx, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x dy। तो देखो मेरे भाइयों, dx ये x गुणे का इधर के बट्टे में आ गया, और ये गुणे का इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में। आसान है एकदम, y वाला एक तरफ हो गया, x वाला एक तरफ हो गया। अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है।
दोनों तरफ समाकलन दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा dx बट्टे में x, और ये हो जाएगा dy बट्टे में y log y। अब आप देखोगे मेरे भाइयों, बाई तरफ तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आप देखेंगे log y को अगर आप मान लो तो log y का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में y, यहाँ मिल रहा है तो मान लेते हैं t बराबर आप क्या मान लो, log y मान लो। अवकलज कर दो, यहाँ क्या y है ना, तो y के सापेक्ष करेंगे, log y का अवकलज क्या होता है, 1 बट्टे y, तो dt, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाए गुणे में, तो dy बट्टे y की जगह आप क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो, ठीक है। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रखो, dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और यहाँ पर मान रखो dy बट्टे y की जगह क्या आ जाएगा, dt, और log y को आपने क्या माना है, t माना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। ये log है, ये log है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी क्या ले लो, log में ले लो, ठीक है। एक सेकंड, चलो इसको हल करके बताता हूँ मैं आपको। आपको एक सूत्र पता होगा, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, तो इस तरफ हमारे पास है log x, log t, c हो जाएगा, एंटी लॉग लोगे log से log हट जाएगा, x बराबर आ जाएगा tc। अब आपको क्या करना है, एंड में t का मान रख देना है, t हमारे पास क्या, log y, log y c, तो और हल कर सकते हो इसको, c गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, log y आ जाएगा, एंटी लॉग लोगे तो एक ही पावर में आ जाएगा x अपॉन c, एंटी लॉग लेने पे log हट जाता है और यहाँ y आ जाएगा, एंटी लॉग लेने पे ये एक ही पावर में चढ़ जाएगा, और ये भी एक ही पावर में चढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हो एक ही पावर log y क्या होता है, ओनली y फॉर्मूला। तो जब एंटी लॉग लेते हैं तो log हट जाता है, एंगल बचता है, और ये एक ही पावर में चढ़ जाता है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी मैं करा रहा हूँ पूरा सही है। मुझे अब नहीं पता कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ, स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि ये आंसर सही है, कोई माइकल एल इसे गलत नहीं बता सकता। अगर कोई माइकल एल इस प्रश्न को गलत बता दे, इन विधियों को गलत बता दे, तो मैं जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं पढ़ाऊंगा, आई स्वेयर। इतना ट्रस्ट तो आप मेरे को कर सकते हो, मैं आपका भाई हूँ, बड़े भाई की तरह, आपको दोस्त की तरह मानता हूँ, आपको कभी गलत चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो मुझे कुछ नहीं आता तो उनमें मैं बेफजूल हाथ लगाऊं, नहीं। मैंने मैथ्स से पूरी पढ़ाई की है, मैं पहले बीटेक वालों को पढ़ाता था, बीएससी वालों को पढ़ाता था, एमएससी वालों को पढ़ाता था, इस चैनल पे 3000 से ज़्यादा वीडियो बना रखी है मैंने हायर एजुकेशन पे। बाद में मैंने शिफ्ट किया है, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाया है, 9, 10, 11, 12, उसके बाद जाके हिंदी मीडियम में शिफ्ट किया है मैंने। तो मेरे चैनल पर जाके देखोगे ना, 6000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है। कई यूट्यूबर्स है वो कोविड के टाइम पे बने, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, 2017 से पढ़ा रहा हूँ। और मेरा पढ़ाने, मैं जब यूट्यूब पे आया था ना, पैसों के लालच में कभी नहीं आया मैं यूट्यूब पे। आजकल तो जो भी देखो पैसों के लालच में पढ़ाते हैं, व्यूज़ के लालच में पढ़ाते हैं। ऐसे यूट्यूबर देखे मैंने, टीचर ने यूट्यूबर देखे जिन्होंने मैथ से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं मैथ, और बच्चे पढ़ रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो टीचर तो नहीं है, वो बेवकूफ़ है, वो आपको भी बेवकूफ़ बना रहा है। और स्पेशली कुछ टीचर जो देखे हैं मैंने, वो बिहार के चैनल्स हैं जो मैंने देखे हैं, वो मेरी बात भी होती निखिल सर से इस बारे में। तो इन लोगों से बच के रहो, वो तो भाई, क्योंकि आप उनसे 10th तक पढ़े हो, 10th तक तो भाई कोई पढ़ा लेता है, ये आप खुद भी जानते हो। 10th क्लास 9 से भी ईजी होता है 10th,
आप एग्री करते हो कि नहीं? 10th को वो पढ़ाते थे, बच्चों को लगता भाई इनको तो सभी आता है, यही सारे कुछ है। क्योंकि अब एक बार जब चैनल आपका चल जाता है ना, तो एल्गोरिथम ऐसा यूट्यूब का आपके वीडियो को पुश करता है। मैं लिटरली देख के शॉक्ड हो गया, एक यूट्यूबर ने जिसको जिसको गणित आती नहीं है, उसने रट रट के यहाँ पर लिख लिख के पढ़ाया एक्सरसाइज 1.1 और उसके वीडियो पे 2 लाख व्यूज है। मैंने कहा भाई 2 लाख बच्चों का ने तो अपना पूरा सिस्टम बेकार कर लिया, मतलब सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसमें। जब जब मैंने कई वीडियो में ये चीज़ बोली ना, उसके बाद उसने वीडियो बनानी बंद कर दी। अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ यूट्यूबर थे उनको मैं एक्सपोज कर दूंगा। हालांकि मैं इन सब कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ, बट जब मैं इनको देखता हूँ तो मेरा खून खोल जाता है, क्योंकि उनको आता नहीं है कुछ, बेफिजूल अपने इधर उधर टांग लगा रहे। भाई तुम क्लास 10 तक पढ़ाते हो, अच्छी बात है पढ़ाओ, क्या जरूरत है 11 12 को पढ़ाने की जब तुम्हें खुद कुछ नहीं आता, बच्चों को उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हो। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फिर से देखो, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वेरिएबल सेपरेबल करना है। ये वाई गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, और ये गुणे का इधर आके बट्टे में आ गया। हमने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, वाई वाला एक तरफ, एक्स वाला एक तरफ। देखो क्लास 12th की मैथमेटिक्स तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो टीचर बीएससी बीटेक वालों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, उनके सामने ये सब क्वेश्चन तुच्छ उच्च क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने देखे हैं यूट्यूब में, जैसे निखिल सर है, उनका एक अलग से चैनल है, वहाँ पर वो पढ़ाते हैं। वैसे मैं भी पहले पढ़ाता था, ठीक है, हम लोगों ने तो बाद में छोटी क्लासों में शिफ्ट किया है। तो ऐसे टीचर को पकड़ो जिनका बेस स्ट्रांग हो, तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, समाकलन कर लिया। यहाँ लिख देना दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब क्या होगा, क्योंकि इसकी पावर 1 से ज़्यादा है, तो जब भी पावर 1 से ज़्यादा होती है बट्टे में उसको ऊपर लेना होता है। तो ये हो जाएगा y की पावर -k5 dy, और ये हो जाएगा x की पावर -5 dx। ये कौन सा सूत्र बन रहा है यहाँ पर सूत्र बन रहा है ये वाला, x की पावर n dx वाला। क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1 प्लस c, n+1 बट्टे में भी n+1, n+1 n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा y की पावर -4 बट्टे में -4, और यहाँ आ जाएगा x की पावर -4 बट्टे में -4 प्लस c। यही छोड़ दो। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे ना तो आपका उत्तर सही है, ये गलत नहीं है, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी पूरा सही है। जरूरी नहीं है कि आपको y ला के ही दिखाना है। सोल्यूशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, वहीं पे छोड़ दो, आंसर करेक्ट है, कोई नंबर नहीं काट सकता आपका, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dy इधर हो गया और dx इधर चला जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया, हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में समाकलन करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। ठीक, समाकलन करेंगे दोनों तरफ, क्या होगा, आप जानते हैं इनवर्स फंक्शन का समाकलन नहीं होता है। इनवर्स फंक्शन का समाकलन नहीं होता है तो हमें इसमें गुणे में 1 लिख सकता हूँ, और आइलेट के नियम के अनुसार अगर करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इनवर्स और इंटीजर एक साथ है। तो इसको हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको हमें सेकंड मानना पड़ेगा, और खंडशः समाकलन वाला नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, और इसमें सूत्र लगा दो, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट
पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट, फिर पूरे का समाकलन सूत्र में हमने रख दिया। ठीक है, अब हल करते हैं। dx कम dx, dx कंडीशन क्या होता है, x होता है। अब इस x को इस x के साथ गुणा मत कर देना, ये एंगल में है और ये नॉर्मल गुणा में है। साइन इनवर्स x का प्लस क्या होता है, 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाहर से क्या है dx। ठीक हो गया, इसको ढंग से लिख लेते हैं, x साइन इनवर्स x एकम x √, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसको पूरा मानने से ना 1 का अवकलज 0 होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होता है, फंक्शन देखना है, हमें कांस्टेंट से लेना देना नहीं। एक्स स्क्वायर के अवकलज में x चाहिए होता है, जो कि यहाँ मिल रहा है। तो मान लेते हैं, माना t मान लिया हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो क्या हो जाएगा, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, x dx की जगह पे ना, ये बट्टे के इधर आ जाएगा, x dx की जगह माइनस के dt बट्टे 2 आ जाएगा। अब इस मानों को उठाकर यहाँ पे रख दोगे, अतः क्या हो जाएगा, इस तरफ तो हमारा y है ही है, और यहाँ है x साइन इनवर्स x dx की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस का dt, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा dt बट्टे का 2 हमने बाहर ले लिया। और इसको हमने क्या माना, t माना है, √, के अंदर t का मान 1, t की पावर √, का मतलब क्या होता है 1/2, √, का मतलब क्या होता है 1/2, मैं ढंग से लिख दे रहा हूँ, x साइन x 1/2 dt, t की पावर में है 1/2। जब भी x पावर में 1 से अलावा कुछ भी होता है बट्टे में रहने पर, तो उसको ऊपर ले जाना होता है। तो t की पावर माइनस के 1/2 dt। अब ये x की पावर n वाला सूत्र बन जाएगा, लगा दो, क्या होगा n+1 बट्टे में n+1, n की जगह पे क्या है आधा है माइनस का, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, सी जोड़ दो, तो 1 में से आधा घटाएंगे, आधा बचेगा, नीचे भी आधा बचेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस सी। लास्ट में आप क्या करोगे, टी का मान रख दोगे, और टी का मान क्या है हमारे पास, टी का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, घात में आधा का मतलब होता है √, और टी का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा अवकल समीकरण का उत्तर आराम से मिल गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, और एनसीईआरटी में क्या होता है कि प्रश्नों को ऐसे डिजाइन किया गया कि जो मेथड आप पढ़ रहे हो उसी मेथड के ही क्वेश्चन ही रहेंगे, वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है। लेकिन बच्चों के मन में यह होता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ समघातीय लगाना है, हमें कैसे पता लगेगा कि सर यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण लगाना है। तो पता लगाना पड़ता नहीं है, पता ऑटोमेटिकली चल जाता है। जब आप चीज़ें सारी पढ़ लोगे, जब अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे, तो आपको पता लगाना नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग खुद बोलेगा कि भाई यहाँ पर ये लगा, भाई यहाँ पर ये लगा। ठीक है, आप 2 का पहाड़ आपको बताना पड़ता है क्या, पढ़ो नहीं ना, आपको आपने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार रिवाइज किया है कि 2 का पहाड़ा फटाफट बोलने लगते, 2 3 4 2 3 अच्छे ऐसे बोलने लगते हो ना। तो जब चीज़ें आप पढ़ लोगे पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बोलेगा कि ये वाला ऐसे होगा, वो वाला वैसे होगा। ठीक है।
ठीक है, ये सोचना नहीं पड़ेगा, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी फिलहाल सीखने में ध्यान दो, जब पूरा सीख के रिवीजन करोगे तो दिमाग आपका ऑटोमेटिकली हर चीज़ बोलने लगेगा। तो ये प्रश्न है, हम इसको ये जो अवकल समीकरण है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x 10y dx है। ये प्लस का उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x शेक स्क्वायर y dy। ये हो गया है ना। अब y वाले को एक तरफ रखो और x वाले को एक तरफ रखो, तो यहां से देखो e की पावर x dx, ये गुणे के इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे का हो जाएगा। ठीक इस नेगेटिव को यहाँ ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, और यहाँ पर क्या है, शेक स्क्वायर वाई डी वाई, और ये 10 जो वही गुणे में था इधर आके बट्टे में आ गया, और इस नेगेटिव को मैंने यहाँ ले लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ सॉरी समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ गया, देखो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको मानने से इसका अवकलज ऊपर मौजूद है और इसको मानने से इसका अवकलज ऊपर मौजूद है, तो इंटीग्रेशन तो एकदम सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन क्या हो गया, एकदम सिंपल। माना t मान लिया हमने 1 माइनस e की पावर x को, अवकलज करोगे x के सापेक्ष, तो 1 का अवकलज 0, e की पावर x का अवकलज e की पावर x। ठीक है, तो देखो माइनस e की पावर x, माइनस e की पावर x की जगह आप क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो। फिर इसको t माना, इसको मैं h मान लेता हूँ या u मान लेता हूँ। माना u बराबर 10y, यहाँ y है तो y के सापेक्ष करेंगे अवकलज। 10 का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर y, तो du हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy। तो इन दोनों मानों को यहाँ पर उठाकर रखना है और फिर क्या करना है, समाकलन। रखते हैं मान, तो देखो माइनस e की पावर x dx की जगह पे क्या रखना है, dt, तो इधर आ गया dt, और इसको हमने क्या माना, t माना है। फिर देखिए 10y को हमने क्या माना है, u माना है, इसकी जगह पे u, और शेक स्क्वायर y dy की जगह पे क्या जाएगा, du। ठीक है, सिंपल हो गया। dt बट्टे t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, और du बट्टे u का क्या हो जाएगा, log u। इधर भी log है, इधर भी log है, मैंने समाकलन नियतांक अपनी सुविधा के लिए बाईं तरफ जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया, बाईं तरफ। आपको एक सूत्र पता होगा, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, सूत्र में रख दो, सूत्र में रख दो, तो ये हो जाएगा log tc, और इधर log है u, एंटी लॉग लेंगे, log से log हट जाएगा, क्या बचेगा, tc बराबर u। अब लास्ट में क्या करना है, आपको t और u का मान रख देना है। ठीक है, t का मान है 1 माइनस e की पावर x c, और u का मान है 10y। ठीक है, ये हमें हमारा अवकल समीकरण का व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। इसको थोड़ा और भी लिख सकते हो, थोड़ा और भी लिख सकते हो, y के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही परिस्थितियों में हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है,
आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने क्या सीखा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया। अगले वाले वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, और ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, आसान है। अगर आपको समाकलन आती है तो प्रश्न बहुत आसान है। आप देख रहे हो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, समाकलन ही तो कर रहे हैं। 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं यार एक्चुअल में। आप बताओ, कुछ नया कर रहे हैं आप, इसको इधर किया उसको उधर किया, फिर क्या कर रहे हो, समाकलन ही कर रहे हो जो 7वें चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो अगर आपको 7वां चैप्टर आता है तो ये प्रश्नावली आसान है, पूरा चैप्टर आसान है। 9वां चैप्टर अवकल समीकरण नहीं आता तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले अगर समाकलन में थोड़ा ढीले हो तो पहले उसको स्ट्रांग बनाओ आप हमारी वीडियो देखकर, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 1 शॉट में कर देंगे, ठीक है। 1 शॉट में आपको मैं बता दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है चैप्टर वाइज, उसको जरूर देख लेना।